Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal and in this video we will be doing next part of chapter number 5th of ACCA F8 and the name of the chapter is risk. अच्छा गाइस, पुरानी जो मेरी वीडियो है उसमें शायद थोड़ा बहुत इशू आ रहा था बच्चों को। मुझे एक दो बच्चों ने बोला है कि सर वीडियो बीच में पॉज हो रही थी या कुछ इशू आ रहा था। तो जब तुम वो वीडियो दोबारा देखो तो जहाँ पे पॉज हो गई थी उससे थोड़ा सा आगे करके प्ले कर दोगे तो चल जाएगी। प्रॉब्लम थोड़ी सी गाइस, मेरा एक्चुअली सिस्टम में थोड़ा इशू आ रहा है एंड अभी अपग्रेड कराने का इसका थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा विच आई डोंट हैव। तो इसीलिए मैं अभी इसी को थोड़ा सा रिपेयर करके मैं इसको चला रहा हूँ। लेट्स सी इफ़ ये वीडियो ठीक बनती है, बट आई होप ये ठीक बनेगी। मैंने काफ़ी चेंजेस करे हैं इसमें। ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज़ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मैंने तुम्हारे को लास्ट क्लास में भी इसका एक थोड़ा सा हिंट दिया था कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या होता है। सो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, पहले एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद तुम्हारे को मैं इसका मतलब समझाता हूँ। तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म इज एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस which may indicate possible misstatement due to fraud or error and a critical assessment of audit evidence. तो सिंपल इसका मतलब क्या होता है कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मीन्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, कि जो भी एक ऑडिटर है उसका जो माइंड है वो बस ऐसा नहीं हो कि हमने उसको एविडेंस दिया, उसने एविडेंस देखा, ये एविडेंस दिया, उसने एविडेंस देखा, ओके कर दिया। नॉट लाइक दैट। कोई भी एविडेंस अगर उसको देखते हैं तो उसको अपना दिमाग लगाना है, उसको अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगानी है कि यार ये जो एविडेंस है ये सही भी है या नहीं, या कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई और एविडेंस इस एविडेंस से क्लैश कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, एक पार्टी है ABC से ये स्टॉक परचेज करता है। ABC से हमारी जो कंपनी है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, ये जो कंपनी जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं ये ABC से स्टॉक परचेज करती है। तो हुआ क्या, एक बार ABC वालों ने जो बिल दिया वो था डिफरेंट फॉर्मेट का, दूसरी बार जो बिल दिया वो था डिफरेंट फॉर्मेट का। अब एक ही पार्टी के दो अलग अलग फॉर्मेट्स के बिल, GST नंबर या कुछ नंबर्स भी अलग, सब कुछ अलग। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन माइंड में क्या होगा कि यार एक ही पार्टी से बिल आ रहा है और 3 दिन के अंदर 2 बिल आए हैं और दोनों बिल का फॉर्मेट ही बिल्कुल अलग है। हम तो हमेशा बिल बुक तो सेम ही होती है ना। अगर ये बंदा सामान बेच रहा है तो बिल बुक तो एक ही होगी, ये क्या चक्कर है कि 2 अलग अलग बिल। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम फिर ABC से बात करेंगे, उससे कंफर्मेशन लेंगे कि ये 2 बिल्स आपके हैं, प्लीज़ कंफर्म कि ये दोनों बिल्स आप ही ने इशू करे हुए हैं। बट ये होगा कैसे, जब हमारा क्वेश्चनिंग माइंड होगा। हमने सिंपली देखा कि ये बिल भी ABC से है, ओके, इसका एविडेंस है कि ABC से कंफर्म्ड है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि ये बिल है परचेज का। एक ये भी बिल था, हमने इसको भी ओके कर दिया, हाँ हाँ ठीक है, एविडेंस है तो मतलब ये बिल भी ओके है। लेकिन हमने देखा नहीं कि यार एक ही पार्टी के 2 बिल हैं। तो और नॉर्मली एक कंपनी जो है उसके सप्लायर बार बार चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं। तो हमने देखा कि यार ABC के इतने सारे बिल आते हैं लेकिन इन दोनों बिलों में बड़ा फ़र्क है फॉर्मेटिंग में। इस टाइप की क्वेश्चनिंग माइंड, देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स, ठीक है, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि दिस इज कॉल्ड अ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, कि हम डायरेक्टली सीधा सीधा ओके करने की बजाय अपने माइंड में देखें कि क्या ये चीज़ सही भी है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ घपले चल रहे हैं। That's why we are doing ACCA, that's why we are becoming professional, we are considered professional after becoming ACCA, कि we use our mind हर एंगल से देखना कि वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, एक बार पढ़ लेना, मतलब मैंने तुम्हें बता ही दिया है। तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पैराग्राफ पढ़ के बता देता हूँ। जैसे दिस रिक्वायर्स द ऑडिट टीम टू हैव गुड नॉलेज ऑफ हाउ द क्लाइंट्स एक्टिविटीज़ आर लाइकली टू अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ऑडिट टीम को पता होना चाहिए कि जो क्लाइंट है हमारा उसका कैसा काम है, किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग है, कैसे कैसे वो अकाउंटिंग कर सकता है, कि हमें पता हो कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चेंजेस कर सकता है ताकि हम वो चेंजेस भी ढूंढ सकें। The audit team should discuss these matters in a planning meeting before deciding on detailed approach and audit work to be used। मतलब काम करते हुए कुछ डिसाइड नहीं करना, काम करने से पहले ही ये प्लानिंग के टाइम पे डिसाइड कर लो, जब सारे जितने भी ऑडिटर एंगेजमेंट के लोग थे वो सारे एक साथ बैठे कि यार ये जो है कंपनी, ये कंपनी का काम इस चीज़ का है। जैसे फॉर एग्जांपल इस कंपनी का
बहुत सारी इसकी कैश सेल होती है, बहुत सारी इसकी कैश सेल होती है। अब कैश सेल के अंदर तो हमारा सिंपल एक नॉर्मल बिल होगा कैश सेल का, कुछ वो तो होगा नहीं कि कौन सी पार्टी को सेल है, कब पैसे आने कब नहीं आने, ठीक है। और कई इसके ऐसी सेल होती है जिस पे टैक्स भी नहीं लगता, टैक्स फ्री सेल, मतलब उस सेल पे टैक्स नहीं लगता, कोई भी हो सकती है, एग्जाम्पल मैं उसको देना नहीं चाहता अभी, ठीक है। तो पॉइंट इज, अब इसकी हम कहेंगे कैश सेल है यार, इसका मतलब ऐसा हो सकता है ना कि अगर कैश सेल इसकी इतनी है तो हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा इसका कितना कैश आ रहा है। तो हमें काम करेंगे, एक बंदा तो ये लग जाओ कि जितनी भी कैश सेल हो रही है वो सारा कैश से लिंक करो कि क्या कंपनी के पास इतना कैश है भी या नहीं। अब अगर कंपनी के पास कैश ही नहीं है, साल में इतनी सारी कैश सेल होगी और कंपनी के पास कैश ही नहीं है, इसका मतलब ये सारे बिल झूठे हैं। या आया था तो कैश गया कहाँ, कोई कंपनी से पूछो कि इतना कैश जो सेल करके आया था वो गया कहाँ फिर। तो ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, मतलब ऑडिट करना इतना आसान नहीं होता कि हम जब कंपनी में गए बस सीधा बुक्स सीधा बस हमें जो चीज़ें मिली वेरीफाई करते चले गए, हाँ ओके, नॉट लाइक दैट। बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है ऑडिटिंग के बारे में, किस तरह से ऑडिटिंग करनी है बहुत डिटेल समझना पड़ता है, बाद में ही ऑडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो कोई भी आदमी हमें बेवकूफ़ बना लेगा, है ना, कोई भी कंपनी बेवकूफ़ बना लेगी, ऑडिटर की तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये चीज़ हम सारे उन सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, तो हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बंदे जितने भी शाणे हों, जितने भी समझदार हों, हम उनकी शान पत्ती निकाल दें, हम वो ढूंढ सकें कि क्या उन्होंने घपले करे थे। दैट्स द पॉइंट, ठीक है। तो जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, तुम्हें समझ आ जाएगा सारा ये। अब नेक्स्ट आता है हाउ टू अप्लाई प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। अब प्रोफेशनल स्केप्टिज्म हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक जनरल टर्म तो मैंने बता दी कि हमें अलर्ट रहना है, हमें एक क्वेश्चनिंग माइंड रखनी है, बट हाउ, थोड़ा और डिटेल में। सो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रिक्वायर्स ऑडिटर टू बी अलर्ट टू, किस चीज़ के लिए एक ऑडिटर अलर्ट रहेगा, ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट विद अदर एविडेंस। ये तो मैंने एग्जाम्पल तुम्हें दे ही दिया था कि एक सेल का बिल दूसरे सेल के बिल से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो वो हम देखेंगे। इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज टू बी यूज्ड एट ऑडिट एविडेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने परचेज करी थी, हमारे क्लाइंट ने परचेज का, उसने हमें कच्चा सा बिल दे दिया, बस उसमें बस नॉर्मल पेन से लिखा हुआ है, टोटल अमाउंट है यहाँ पे, और ऐसी कुछ फर्जी से सिग्नेचर है। उसने बोला कि ये मेरा परचेज का बिल है, बंदे ने ऐसा ही बिल दिया था। हम बोलेंगे यार ये तो पेपर पे लिख के मैं भी बना दूँ कि परचेज का बिल है। आई कैन नॉट कंसिडर दिस टू बी अ वैलिड ऑडिट एविडेंस। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको बोलूँगा ऐसी बात है, तो जिस बंदे ने बिल इशू किया था मैं उससे बात करता हूँ, उसे पूछता हूँ कि भाई तू ऐसे से बिल बनाते क्या, कच्चे बिल, पक्का बिल कहाँ है तेरा जिसमें जीएसटी नंबर, फर्म का नाम, सब कुछ लिखा हुआ है, वो कहाँ है तेरे बिल, पूछता हूँ मैं। तो ऐसा क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए कि हमें अगर डाउट लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट रिलायबल नहीं है। थर्ड, कंडीशंस दैट में इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड, कि हमें पता हो कि कुछ कंडीशंस हमें ऐसी लग रही हैं कि यहाँ पे बहुत घपले चल रहे हैं, बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल कैश वाला दिया था कि खूब सारी कैश सेल हो रही है लेकिन कैश कंपनी में है ही नहीं। और लास्ट, circumstances that suggest the need of audit procedures in addition to those required by international standard on auditing। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी सिचुएशन ना हो जाए कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जब भी सारा पढ़ेंगे हम, अभी हमें यहाँ तो नहीं पढ़ना, बट जब आगे कभी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सब के अलावा हो सकता है कि इन स्टैंडर्ड्स को छोड़ के कुछ और भी प्रोसीजर्स हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हर कंपनी का तरीका, हर कंपनी का काम करने का तरीका अलग होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ये बहुत जनरल होते हैं, मोस्टली सभी में लग जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें हर कंपनी के लिए एक अलग प्रोसीजर बनाना पड़ता है जो आईएसए में नहीं होता, ठीक है। सो दैट इज लाइक अ सर्कमस्टांस दैट सजेस्ट नीड ऑफ अ ऑडिट प्रोसीजर इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड इन आईएसए। अब कई बार इसका जो क्वेश्चन आ सकता है वो क्या आ सकता है, क्या एक ऑडिटर आईएसए से बाहर कुछ भी चीज़ कर सकता है? येस, ही कैन डू दैट, ही कैन मेक अनदर ऑडिट प्रोसीजर जो इस आईएसए से एडिशन में हो, इसके अलावा कुछ भी हो, ठीक है। दीज आर हाउ टू अप्लाई प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। तो ये प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के एग्जाम्पल दिए, इनको भी तुम पढ़ लेना, बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। मतलब पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है गाइस, मैंने एक चीज़ बताई हुई है, मतलब अगर हमें चीज़ का पता है तो हम कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें सिर्फ मतलब और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दैट्स इट। तो गिव इट अ प्लेन रीड।
चलो मैं ये वाला कराया तो छोटा सा है, तुम बोलोगे सर आपने दोनों ही पढ़ने को दे दिए, कुछ तो करा दो। चलो मैं कराया तो देखो, अब एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, एन ऑडिट क्लाइंट इज बीइंग सूड, मतलब हमारा जो क्लाइंट है उस पे केस हुआ है बाय एन एक्स एम्प्लॉय फॉर अनफेयर डिसमिसल। मतलब जो ये कंपनी थी, ये हम हैं, ये कंपनी है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, और कंपनी का एक एम्प्लॉय था जिसको कंपनी ने अनफेयर डिसमिस कर दिया था। तो इस वजह से इस एम्प्लॉय ने कंपनी पे एक केस कर रखा था। ठीक है, ये चीज़ तुमको F3 में पता होगी, प्रोविजन कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ वगैरह वाले में। ठीक है, तो हमने पेबल प्रोविजन कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ F3, इनफैक्ट F7 में भी ये चीज़ पढ़ी है कि पेबल प्रोविजन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में किस सिचुएशन में हम इस चीज़ को प्रोविजन मानेंगे, किस सिचुएशन में इसको पेबल मानेंगे, किस सिचुएशन में हम इसको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मानेंगे, और किस सिचुएशन में हम इसको बुक्स में दिखाएंगे नहीं। तो वो तुम वहाँ से कर लेना, मैं यहाँ डिटेल में नहीं करा रहा। तो यहाँ पे है, द फाइनेंस डायरेक्टर टेल द ऑडिटर दैट कंपनीज लॉयर बिलीव्स इट इज प्रोबेबल दैट एम्प्लॉयज क्लेम विल नॉट सक्सीड। सॉरी गाइज, मुझे खांसी थोड़ी ज़्यादा है, इस वजह से बीच में बार बार हो रहा है, बट मैं क्या करूँ, मैं वीडियो भी नहीं रोक सकता। बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं मेरी F8 की वीडियोस के लिए, तो थोड़ा सा गाइज प्लीज़ बियर कर लेना। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि कंपनी ने इस एम्प्लॉय को अनफेयरली डिसमिस कर दिया था और इस एम्प्लॉय ने कंपनी पे केस कर दिया। अब हम एज अ ऑडिटर जब हम इस केस के बारे में पढ़ रहे थे, तो ऑब्वियसली हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ये अमाउंट, लेट्स से काफ़ी ह्यूज अमाउंट है, लेट्स से इट्स अ $1 लाख केस। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये $1 लाख कंपनी को इस एम्प्लॉय को देने पड़ेंगे या नहीं। तो देयर वर 4 केसेस कि कंफर्म देने पड़ेंगे, एक था इट इज़ पॉसिबल, एक था प्रोबेबल, और एक था रिमोट मतलब नॉट पॉसिबल, बहुत कम चांसेस हैं। तो इसमें होता है अगर कंफर्म है हमें देने पड़ेंगे तो ये पेबल में जाएगा। अगर हमें लगता है कि 50% से ज़्यादा चांस है देने पड़ेंगे, तो हम इसको बनाते हैं इसके लिए प्रोविज़न। हम इसका बनाएंगे प्रोविज़न कि हमें एक प्रोविज़न अलग से खड़ा करना पड़ेगा कि 50% से ज़्यादा चांस है कि देना ही पड़ेगा। अगर हमें लगता है कि 50% से कम चांस है कि देना पड़े, तो हम इसको दिखाते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, और अगर कोई चांस नहीं है तो हम इसको बुक्स में शो ही नहीं करते। तो ये 4 सिचुएशन होती थी। क्लाइंट, ये सबको याद आ गया होगा जिन्होंने F7 F3 पढ़ा हुआ है, मोस्टली सभी बच्चों ने चीज़ करी होगी। तो कंपनी का जो एडवोकेट था उसने हमें बताया, कंपनी के एडवोकेट ने, कि इट इज़ प्रोबेबल कि उसकी तरफ से कुछ भी, इट इज़ प्रोबेबल कि उसका ये सक्सीड हो। ठीक है, कंपनी लॉयर बिलीव दैट इट इज़ प्रोबेबल दैट एम्प्लॉय क्लेम विल नॉट सक्सीड, और आई कैन से इट इज़ पॉसिबल, या प्रोबेबल नॉट सक्सीड मतलब 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि सक्सीड नहीं होगा। 50% से, देखो लैंग्वेज, एम्प्लॉय लॉयर बिलीव दैट इट इज़ प्रोबेबल मतलब 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि सक्सीड नहीं होगा। दैट मीन्स सक्सीड होने के 50% से कम चांसेस हैं, है ना। वो ये कह रहा है इट इज़ प्रोबेबल कि ये क्लेम सक्सीड नहीं होगा। दैट मीन्स 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि सक्सीड नहीं होगा, तो इट मीन्स 50% से कम चांस है सक्सीड होने के, है ना। सो 50% से कम चांस है, मतलब हम इसकी बनाएंगे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, हमें इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाना। सो एज अ रिजल्ट नो प्रोविजन हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड, कंपनी ने इसका कोई प्रोविजन नहीं बनाया। अब ये सिचुएशन अगर हमारे आगे है, तो यहाँ पे हम एज अ ऑडिटर अपना प्रोफेशनल स्केप्टिज्म कैसे लगा सकते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा कि यार इसने, कंपनी के बंदे ने हमें बोला कि एडवोकेट ने ऐसा बोला है, भाई मैं नहीं बिलीव करता, तुम जो मर्जी बोल दो, तुम तो चाहोगे नहीं कि दिखाओ अपनी बुक्स में नुकसान दिखाओगे तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है ना। तो मैंने क्या किया, आई वेंट टू दी एडवोकेट, कि जो एडवोकेट था इसका, ये कुछ भी बन गया एडवोकेट का जो गले का होता है, लाइक दैट तो मैं उनके एडवोकेट के पास गया कि भाई एक बात बता, कंपनी का जो ये केस चल रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंग, जस्ट टेल मी डायरेक्टली कि इस केस के क्या चांसेस हैं क्लियर होने के, एंड मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बताओ। मैं कंपनी की तरफ से नहीं गया हूँ, कंपनी को बीच में नहीं इन्वॉल्व करा, मैंने पर्सनली जाके मैंने इससे बात करी है।
मतलब कंपनी को पता है कि मैं ऑडिटर हूँ तो मैं चेक कर सकता हूँ, इट इज़ विद इन माई रेंज। मैंने जब उससे बात करी उसने बताया जस्ट एन एग्जाम्पल कि यार 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि पैसे देने पड़ेंगे, 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि पैसे देने पड़ेंगे। मतलब कंपनी वालों ने हमें झूठ बोला था, कंपनी वालों ने लैंग्वेज घुमा के हमें बोल दिया कि प्रोविज़न नहीं बनाना, जबकि हमें प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। तो वो दिस इज़ कॉल्ड अ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म द ऑडिटर शुड रिव्यू द कॉरस्पॉन्डेंस रिसीव फ्रॉम द लॉयर कन्फर्मिंग हिज पोजीशन। मतलब कंपनी को अगर लॉयर ने कुछ रिटर्न में दिया हुआ है तो हम उस पर बिलीव कर सकते हैं कि अगर रिटर्न कन्फर्मेशन है। मोर रिलायबल एविडेंस वुड बी टू ऑब्टेन इफ ऑडिटर ऑब्टेन अ डायरेक्ट external confirmation from the lawyer confirming the position, as this evidence would not obtain via client। के क्लाइंट के थ्रू नहीं, डायरेक्टली जाके तुम बात कर लो तो ये और पक्का एविडेंस बन जाएगा और पक्की कंफर्मेशन हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड अ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, कि सीधा सीधा जो तुम्हें दिखाया जा रहा है उस पर बिलीव नहीं करना। जैसे जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं बुक्स में दिखा रहा हूँ, उस पर बिलीव नहीं करो। जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो, अपना दिमाग लगाओ और थ्योरी पढ़ो, जिससे और डिटेल में चीज़ समझ आएगी। दिस इज टू बी अप्लाइड एवरीवेयर इन लाइफ। कोई भी तुम्हें अगर कोई चीज़ दिखाता है, यू शुड नॉट बिलीव इट टिल द टाइम यू डोंट हैव एनी प्रूफ। अगर तुम्हारे पास उस चीज़ का प्रूफ नहीं है तो उस चीज़ पे कभी भी बिलीव मत करना, हमेशा। और जो हो सके, मैं तो हर बच्चे को आज की डेट में ही बोलता हूँ, सबको जो भी मेरे सर्कल में है, फ्रेंड्स वगैरह, वॉट एवर यू डू, कोई भी काम करते हो, हमेशा हर चीज़ का प्रूफ रखो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे तुम अगर व्हाट्सएप भेज रहे हो तो व्हाट्सएप का बैकअप रखो सबके पास। कॉल्स कर रहे हो तो अगर पॉसिबल है कॉल रिकॉर्डिंग कर लो, सब कुछ कर लो, ठीक है। अगर तुम किसी से कोई बात करते हो, प्रोफेशनली कोई बात करते हो, ठीक है, तो जब भी कोई प्रोफेशनल बात करते हो उससे, तो तुम दोनों ने जैसे किसी चीज़ के बारे में डिस्कस किया, जैसे एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ, यू दिस इज़ यू एंड ये तुम्हारे साथ एक कोई बंदा था, तुम दोनों ने किसी नए एक आइडिया के बारे में सोचा, नया काम करने का तरीका, तुमने कॉल पे बात करी 2-3 घंटे एंड दैट्स इट। तो इस केस में व्हाट यू शुड डू, जब तुमने कॉल पे बात करी, जैसे ही कॉल ख़त्म हुई, एक कॉपी पे जस्ट नोट डाउन एवरीथिंग दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड, सब कुछ लिख लो, क्योंकि काफ़ी हद तक बातें तुम्हें याद होंगी, सब कुछ लिख लो और ये उस पर्सन को भेज दो और उससे कंफर्मेशन ले लो कि हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। क्यों? कल को तुमने किसी टर्म पे डिस्कस किया, बाद में क्या हो, वो बंदा मुकर जाएगा, मैंने तो ये बात ही नहीं बोली, देन यू विल सफ़र। तुम कहोगे यार उस दिन तो बोली थी, आज तो मुकर रहा है। लेकिन अगर तुमने उसको रिटर्न ये भेज दिया और उसने इस पर अग्री कर लिया कि हाँ दिस इज़ राइट, चाहे तो तुम इस पर लिख सकते हो, इफ़ नो रिप्लाई कम फ्रॉम योर साइड रिगार्डिंग दिस, इट इज़ डीम्ड दैट इट इज़ एक्सेप्टेड। मतलब जब बंदा ये पढ़ेगा और ये लाइन भी पढ़ेगा तो हम मानेंगे, अगर उसने रिप्लाई नहीं किया इस चीज़ का, मतलब हम मानेंगे उसने एक्सेप्ट कर लिया, सही है वो। तुम अपनी जगह पे सेफ रहोगे। तो एज अ प्रोफेशनल तुम्हें यही रखना है, कोई भी काम तुम करते हो, ऑडिट करते हो, चेकिंग करते हो, हर चीज़ का एक डॉक्यूमेंट रखना है, हर चीज़ की कंफर्मेशन रखनी है, ताकि तुम्हारे ऊपर कोई क्वेश्चन ना आए। कल को अगर इनकम टैक्स वालों ने ये पकड़ लिया और इनकम टैक्स वालों ने बोला कि यार ये तो अगर कल को मान लो कंपनी केस हार गई, लॉयर ने तो बोला था 50% से ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के, लेकिन अगर कंपनी सच्ची में केस हार गई तो एक बार तो तुम्हारे पे भी बात आ जाएगी ना कि यार तुम उस टाइम लॉयर से पूछ तो लेते एक बार। तुमने तो कंपनी ने बोला उसकी बात मान ली, कंपनी ने वैसे ही तुम्हारे को बेवकूफ़ बनाया, तुम उसकी बात मान गए। ऐसे नहीं करना, दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मेटीरियलिटी। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत वास्ट है। बाय वास्ट आई डोंट मीन कि ये टॉपिक बहुत लेंदी है। वास्ट मीन्स कि इस चीज के बारे में सोचना इज ओपन टू ऑल एंड इट इज प्योरली जजमेंटल। मेटीरियलिटी इज प्योरली जजमेंटल। अभी मैं बताऊंगा मेटीरियलिटी के बारे में क्या होता है, बट दिस इज प्योर जजमेंटल। हर बंदे के लिए हर चीज अलग होती है। अब मैं तुम्हें सबसे पहले बताता हूं मेटीरियलिटी का मतलब क्या होता है। मेटीरियलिटी का मतलब इट्स नॉट दैट मटेरियल कि हम सामान परचेज कर रहे हैं, स्टॉक परचेज कर रहे हैं। मेटीरियलिटी मीन्स इंपॉर्टेंट। मेटीरियलिटी मीन्स इंपॉर्टेंट मतलब अगर तुमने, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरा बिजनेस है और पूरे साल की, जस्ट एन एग्जांपल, मेरे बिजनेस की साल की टर्नओवर है 1 करोड़। मेरे साल की कितनी टर्नओवर है? 1 करोड़। टर्नओवर मतलब सेल्स।
और मेरे जब पूरे साल की बुक्स ख़त्म हुई, मेरा 5,000 का कुछ मुझे 5,000 रुपये का कुछ मुझे इशू दिख रहा है कि यार 5,000 रुपये का कुछ इशू है, मतलब मेरी स्टेटमेंट में 5,000 रुपये कुछ मैच नहीं कर रहे, या तो कैश कम आ रहा है या बैंक में कुछ इशू आ रहा है, 5,000 रुपये का कुछ घपला है। ठीक है, टोटल एसेट्स की वैल्यू 5,000 से कम आ रही है, या रेवेन्यू जो सेल्स थी मेरी वो 5,000 के, वैसे तो 1 करोड़ की सेल्स है लेकिन इसके एविडेंस के अकॉर्डिंग 5,000 कम की आ रही है, तो कोई 5,000 का इशू आ रहा है। अब अगर मैं तुमसे एक चीज पूछूं, क्या इस 5,000 के लिए तुम पूरी अपनी बुक सब कुछ दोबारा से चेक करोगे? देन व्हाट यू विल से कि सर 1 करोड़ की टर्नओवर है, 5,000 कुछ भी नहीं होता, छोड़ो यार, इसके लिए क्यों दिमाग खराब करना। ऑब्वियस ही बात है ना, 5,000 रुपए के लिए क्यों सारी बुक्स दोबारा से री चेक करना भाई, 5,000 की तो बात है, 5,000 इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट नाउ। हम 1 करोड़ की टर्नओवर में 5,000 का कोई रेलिवेंस नहीं है, तो आई विल से दिस 5,000 इज नॉट मटेरियल। ये जो मिस स्टेटमेंट है, ये जो एरर है, ये जो फ्रॉड है, दैट इज नॉट मटेरियल, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इसके घपले की वजह से जो यूजर्स हैं अकाउंट्स के, जैसे शेयर होल्डर्स या क्रेडिटर्स या कोई भी, उनको फर्क नहीं पड़ेगा कि 5,000 रुपये तो इतना तो चलता रहता है यार, बड़े बड़े कंपनी में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती, छोटे छोटे घपले होते रहते। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन देखो, मेरी टोटल साल की सेल ही 10,000 की होती है बस। ठीक है भाई, इतना ही बिजनेस है, 10,000 की सेल होती है, छोटा आदमी हूं मैं, और यहां पे मेरा 5,000 का इशू आ रहा है, यहां पे मेरा 5,000 का इशू आ रहा है। अब मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि भाई 10,000 की तो टोटल सेल है और 5,000 का घपला हो गया। नाउ दिस थिंग वुड बी इंपॉर्टेंट मटेरियल फॉर मी, और ये चीज मुझे पूरी चेक करनी पड़ेगी। सो एज अ ऑडिटर अगर ऐसा इशू आता है तो मैं इसको बुक्स में या रिपोर्ट में नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट मटेरियल। इतना तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ऑडिटर हुई है थोड़ी कि 1-1 रुपए के लिए लड़ाई करता फिरूंगा। लेकिन अगर इतना फर्क आ रहा है, जब सेल ही 10,000 की है एंड इशू 5,000 रुपीज का आ रहा है, तो दिस इज मटेरियल, मुझे अपनी रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि 50% का इशू आ रहा है ना, 5,000 का 10,000 का 5,000 इज 50%, तो 50% का इशू आ रहा है। तो ये जो मटेरियल, अब तुम बोलोगे कि सर आपको कैसे पता कि ये मटेरियल है या ये मटेरियल है, कहाँ लिखा हुआ है कि कितने परसेंटेज कम ज़्यादा होनी चाहिए? तो जैसा कि मैंने बताया था, ये समझना कि जो फ्रॉड है, जो घपला हुआ है, वो मटेरियल है या नहीं, दैट डिपेंड्स अपॉन ऑडिटर टू ऑडिटर, कंपनी टू कंपनी। जैसे मैंने बताया कंपनी की सेल्स क्या है, तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। हालांकि इन्होंने कुछ कॉमन फैक्टर्स, कुछ चीज़ें बनाई हैं, कुछ चीज़ें एज अ बेस लेके, बट दैट्स ऑल्सो नॉट फुली हमें उसी को फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। बट तुम्हें आई बिलीव अब मेटीरियलिटी समझ आ गया होगा। सो मेटीरियलिटी मीन्स कोई भी ऐसा घपला, कोई भी ऐसा इशू, कोई भी ऐसा फ्रॉड, कोई भी ऐसी मिसस्टेटमेंट जिसके होने से इंटेंडेड यूजर का प्रोस्पेक्टिव बदल जाएगा बुक्स के लिए कि यार इसमें तो घपले हैं, कुछ गड़बड़ है, प्रॉब्लम है। या फिर वो बोले ओ यार 5,000 की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस चीज से यूजर का माइंड चेंज हो जाए बुक्स के लिए, दैट इज कॉल्ड मटेरियलिटी। सो मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशंस आर कंसिडर्ड टू बी मटेरियल यानी इंपॉर्टेंट इफ they individually or in aggregate could reasonably be expected to influence the economic decision of the users taken on the basis of the financial statements। कि अगर उस material misstatement की वजह से intended user का decision change हो जाए कि नहीं यार कंपनी में तो fraud चल रहे हैं, हम लोन नहीं ले सकते, मतलब इस चीज की वजह से अगर कोई भी decision में change आता है, then this thing is to be called as material। और अगर इसकी वजह से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता तो दिस इज कंसिडर्ड इमैटेरियल। ठीक है, ये एक और डेफिनेशन दी है हमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, इसको पढ़ लेना, मतलब वही है, समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट इज व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मटेरियलिटी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट दे कैन नॉट बी डीम्ड टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो कभी भी उसको हम ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बोलते। As a result, the focus of an audit is identifying significant risk of material misstatement in the financial statement and then designing procedures aimed at identifying and quantifying them। कि audit का main purpose क्या होता है? ये देखना कि risk of
कितना मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या हो सकता है, उनको देखना, उनको समझना, अपने प्रोसीजर उसके अकॉर्डिंग बनाना और उसको ठीक करना। हाउ मेटीरियलिटी इज डिटरमाइंड। अब मेटीरियलिटी डिटरमाइन कैसे होगी, जैसा मैंने बताया था, हमें कैसे पता चलेगा कि वो मेटीरियल है कि नहीं। मैं तो बोलूँगा 5,000, हम तो एक एक रुपये पे, मैं तो बनिया हूँ, आई एम अ बनिया। तो बनिया कौन होते हैं, वो तो एक एक रुपये के लड़ते हैं। भाई 1 रुपये का भी घपला कैसे हो गया, 1 रुपये से करोड़ बनाया मैंने, 1 रुपया, एक एक रुपये से, कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है, तो मेरे लिए तो 1 रुपया भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे तो मेरे लिए 1 रुपया भी मटेरियल हो गया है ना। तो हाउ मेटीरियलिटी इज डिटरमाइंड, तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं है बट कुछ जनरल चीजें बताई हुई हैं। सो द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। द ऑडिटर मस्ट कंसिडर वेदर द मिसस्टेटमेंट वुड अफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर, कि क्या यूजर का डिसीजन इससे बदलेगा। बोथ द साइज एंड नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट, के मिसस्टेटमेंट का नेचर क्या है, कहाँ पे इशू आया है और कितना बड़ा इशू आया है। द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द यूजर्स एज अ ग्रुप, कि एज अ ग्रुप क्या जो यूजर्स हैं उनको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुआ है कि नहीं। छोटा सा 2-3 रुपये 5 रुपये का हुआ है तो आई तो उनको बताने की भी जरूरत नहीं है, वो भी कहेंगे 5 रुपये के लिए हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, लाइक दैट। सो मटेरियलिटी इज अ सब्जेक्टिव मैटर एंड शुड बी कंसिडर इन लाइट ऑफ क्लाइंट सर्कमस्टांसिस, कि मटेरियलिटी बिल्कुल सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब डिपेंड अपॉन सिचुएशन एंड प्रोफेशनल जजमेंट, और क्लाइंट टू क्लाइंट ये डिपेंड करती है। ओके अब आता है मटेरियलिटी बाय साइज। अगर मैं साइज के अकॉर्डिंग कंपेयर करूं कि कौन सी चीज मटेरियल है कौन सी इमटेरियल, तो मैंने बताया था हमारा कोई ऐसा डेफिनेशन, कोई ऐसा रूल तो नहीं है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है ये नहीं इंपॉर्टेंट है। लेकिन ACCA वालों ने एक स्टैंडर्ड में ISA 320 में हमें कुछ जनरल बता दिया कि अगर तुम को नहीं समझ आ रहा कि मटेरियल है या नहीं लेना, कुछ कोई किसी को नहीं पता, तो इन चीज़ों को बेस मान सकते हो। तो ISA 320 recognizes the need to establish a financial threshold to guide audit planning and procedure. For this reason, the following benchmark may मैं बकरी नहीं हूं जो मे कर रहा हूं। may means it is not compulsory to use this, it may be used। तुम चाहो तो इसको बेस मान सकते हो, but this is not compulsory. So benchmark may be used as a starting point. So the first is 0.5% और 1% ऑफ रेवेन्यू, कि अगर 0.5 to 1% ऑफ रेवेन्यू मतलब सेल्स, अगर टोटल सेल फिगर का 0.5 to 1%, बेसिकली 0.5 से ज़्यादा, मैं तो ये बोलूँगा इनका ये तो छोड़ दो, बेसिकली अगर 0.5 से ज़्यादा इशू आया है रेवेन्यू में, जैसे रेवेन्यू हमारी 1 लाख की है तो 1 लाख का 5% होता है हमारा 5,000, तो 0.5 इज 500, कि अगर 500 से ज़्यादा का घपला है, 500 से ज़्यादा का घपला है तो उसको मटेरियल बोला जाएगा। ठीक है, 5% से ज़्यादा का घपला है 0.5% से, तो उसको मटेरियल बोला जाएगा। 5 to 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बेसिकली 5%, अगर 5% से ज़्यादा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 5% से ज़्यादा का इशू आ रहा है तो उसको मटेरियल बोला जाएगा। और 1 to 2% ऑफ टोटल एसेट, बेसिकली 1% ऑफ वैल्यू ऑफ टोटल एसेट, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुआ है और वो 1% ऑफ टोटल एसेट से ज़्यादा का है तो हम उसको मटेरियल बोलेंगे। तो ईदर ऑफ दीज 3 यू कैन टेक, या तो इससे ले सकते हो, जैसे तुम्हारे को बताया हुआ है 3 चीज़ें हैं और तुम्हारे को बताया 500 का घपला हुआ है, तो 500 रेवेन्यू में कितने % बनता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितने का बनता है, टोटल में कितने का बनता है, टोटल एसेट में कितने का बनता है। तो यू कैन से अगर तीनों में इन सबसे ज़्यादा बन रहा है या किसी भी 2 में इससे ज़्यादा बन रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, रेवेन्यू मेरा है लेट्स से 10 लाख, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है मेरा 2 लाख और टोटल एसेट है मेरे 8 लाख के। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बोला कि मेरा जो इशू आ रहा है वो आ रहा है लेट्स से 6,000 का, 6,000 रुपीज़ का मेरा इशू आ रहा है। अब क्या ये मटेरियल होगा, लेट्स सी 10 लाख का 0.5% क्या होता है, 10 लाख इंटू 0.5%
इट इज़ 5,000। तो 10 लाख का 0.5% होता है 5,000, ये होता है 5,000। तो 5,000 से ज़्यादा है तो मतलब यहाँ पे इसको मटेरियल आएगा। 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5% इज़ 10,000 और ये है 6,000, मतलब यहाँ पे 10,000 से कम है तो कोई बात नहीं, 10,000 से कम है। 1% ऑफ 8 लाख इज़ 8,000 और ये है 6,000, तो ये 1% से भी कम है, तो हम इसको मटेरियल नहीं बोलेंगे, क्योंकि तीन में से लॉजिकली, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ये कोई रूल नहीं है, ये यहाँ नहीं लिखा हुआ कहीं पे, ये मत सोचना यहाँ लिखा हुआ है, ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर तीनों में से मैं मान के चलता हूँ कोई भी दो में ये टिक होता है तो फिर इसको हम मटेरियल बोलेंगे ही बोलेंगे। यहाँ सिर्फ एक में हो रहा है तो मैं इसको मटेरियल नहीं बोलूँगा, कोई बात नहीं। अब अगर ये फिगर 6,000 की जगह सोचो, दिस फिगर वुड हैव बीन 9,000, तो 9,000 में यहाँ तो ज़्यादा आ ही रही है। 5% ऑफ 2 लाख इज 10,000, ये 9,000 है, यहाँ फॉल नहीं कर रही। इसका 8%, 8 लाख का 1% होता है 8,000 और ये 1% से ज़्यादा है, 9,000 है, दैट मीन्स यहाँ भी फॉल कर रही है, तो मैं इसको बोलूँगा कि ये मटेरियल है, क्योंकि इन कंडीशन में से दो ये फुलफिल कर रही हैं, तीनों फुलफिल कर रही हैं, तीनों में ही इन सबसे ज़्यादा है, इसको हटा दो, रेंज को मैं इसको नहीं देखता, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लॉजिक ये इससे ज़्यादा होगी तो बस मटेरियल माना जाएगा। तो तीनों में अगर है तो मटेरियल है ही है। तो किसी भी दो में इसका शॉर्टकट अब तुम क्या लर्न कर सकते हो, इफ़ एनी टू और ऑल, एनी टू और ऑल कैटेगरी में वो फुलफिल कर रहा है तो दैट विल बी मटेरियल। ठीक है, सो ये होता है मटेरियल बाय साइज। ट्यूटोरियल नोट, इन एग्जाम यूज द लोएस्ट एंड ऑफ द रेंज ऑफ असेसिंग, ये वही बताया हुआ है, एग्जाम में तुम लोअर एंड को लोगे, अगर इससे ज्यादा है तो दैट वुड बी मटेरियल। इफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज ग्रेटर देन 0.5% ऑफ रेवेन्यू, 5% ऑफ प्रॉफिट और 1% ऑफ एसेट, अज्यूम इट टू बी मटेरियल। जो मैंने बताया सेम वही, अपर एंड को देखना ही नहीं हमें, क्योंकि मेरे को भी लगा था कि इसको देखना ही नहीं, इन्होंने तो क्लियर कट लिख दिया। तो दिस इज कॉल्ड मटेरियल बाय साइज, कि एक इशू, एक और एरर मटेरियल कब बन सकता है, बाय साइज, मतलब बाय अमाउंट, किस अमाउंट से बन सकता है वो हम कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट आता है मटेरियल बाय नेचर। अब मटेरियलिटी इज नॉट ओनली लुक्ड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव, इट कैन ऑल्सो बी लुक्ड बाय नेचर। अब हम सिर्फ फाइनेंस के बेस पे नहीं बोल सकते कि यार फाइनेंशियल है तो ही मटेरियल होगा। तुम सोचोगे कि सर अगर फाइनेंशियल इशू है ही नहीं तो वो मटेरियल तो हो ही नहीं सकता, है ना, नहीं। सो मटेरियल और क्या हो सकता है, अगर हमने कंप्लायंस फुलफिल नहीं करे, टैक्सेस प्रॉपर नहीं पे करे, ठीक है, हमने गवर्नमेंट की कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करी, दैट इज ऑल्सो मटेरियल। मिसस्टेटमेंट दैट अफेक्ट कंप्लायंस विद डेट कन्वेनेंट्स। सो डेट कन्वेनेंट्स तुम एक तरह से बोल सकते हो कि जैसे हमने लोन लिया हुआ है, उनकी कंडीशंस फुलफिल नहीं, उन्होंने कहा था जैसे फॉर एग्जांपल कि मिनिमम इतनी सेल आपकी होनी चाहिए, या उनको इतना इंटरेस्ट देना है, या कुछ भी ऐसा, हमने इंटरेस्ट नहीं दे पाए उनको, कोई ऐसा इशू हो गया, सो दैट इज ऑल्सो मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट दैट व्हेन एडजस्टेड वुड टर्न अ रिपोर्टेड प्रॉफिट इनटू लॉस फॉर द ईयर, मतलब पहले हमारा प्रॉफिट था लेकिन मटेरियल मिसस्टेटमेंट को एडजस्ट करने के बाद हमारा लॉस हो गया। जैसे पहले हमारा 1,000 का प्रॉफिट था, लेकिन जब मेरे को पता चला कि कंपनी ने खर्चा नहीं दिखाया है, उस खर्चे की वजह से कंपनी का अब 3,000 का लॉस हो गया। सो दिस थिंग विल बी मटेरियल, चाहे सिर्फ 4,000 का ही तो फर्क है ना, 4,000 का ही फर्क है, 1,000 का प्रॉफिट था, 1,000 का प्रॉफिट था, 4,000 मैंने चेंज कर दिया, अब 3,000 का प्रॉफिट रह गया। सो दैट मीन्स चाहे ये अमाउंट बहुत छोटा है, लेकिन अगर इस अमाउंट की वजह से हमारे प्रॉफिट लॉसेस में बदल गए हैं, सो दैट विल बी मटेरियल। Misstatement then when adjusted would turn reported net asset position into a net liability position। मतलब net asset मतलब asset minus outside liability, कि मैंने asset minus liability करे तो net asset मेरे आए, ठीक है। अब हुआ ये कि जब मैंने एडजस्टमेंट करी तो पता लगा कि मेरे काफ़ी सारे एसेट्स तो बुक्स में थे ही नहीं, कुछ घपले थे, तो उससे क्या हुआ, मेरी वैल्यू नेगेटिव में आ गई, मतलब पैसा लोगों को ज़्यादा देना है और हमारे पास एसेट्स हैं कम। बुक्स में एसेट ज़्यादा थे बट फिजिकली एसेट ही नहीं थे, तो पैसा लोगों को देना है ज़्यादा, लायबिलिटी ज़्यादा है और एसेट है कम, तो इसका चक्कर तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी कंपनी के लिए। सो दैट विल ऑल्सो बी मटेरियल।
ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर्स एग्जाम्पल सैलरी बेनिफिट्स पर्सनल यूज ऑफ एसेट्स एक्सेट्रा, ये हमेशा मटेरियल होते हैं। डायरेक्टर को जो भी दिया जाता है वो तो हमें पूरा पूरा डिटेल में चेक करना ही करना है, मटेरियल है वो। आई एम नॉट सेइंग दीज आर मिस स्टेटमेंट, दिस इज मटेरियल, ये मटेरियल है। डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉसिबल फ्यूचर लीगल क्लेम और गोइंग कंसर्न, ये बस वही है, पेबल प्रोविजन एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कि ये चीज रिकॉग्नाइज करना इन द बुक्स, रिकॉग्नाइज दीज इन द बुक्स, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है। सो दिस इज मटेरियल बाय नेचर। अब एक क्वेश्चन करते हैं, चलो। सो गाइस, अब आता है कि एग्जाम्पल, बेसिकली इलस्ट्रेशन। अब इस इलस्ट्रेशन में हमें बताया हुआ है कि 2014 में इतना रेवेन्यू था, टोटल एसेट्स इतने थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना था 2014 एंड 2013 में, ठीक है। और हमें ये बताया हुआ है कि मटीरियलिटी, इन्होंने एक रेंज बताई है कि जैसे इसमें एक सेकेंड 21960 इंटू, हाँ, तो इन्होंने क्या करा है, इसका जो रेवेन्यू है इसका 0.5% निकाल दिया, इट इज़ 110। टोटल एसेट्स का 1% निकाल दिया 97, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5% निकाल दिया 52। मैंने तुम्हें बताया था हमें अपर रेंज का अभी कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाए, हमें क्या बोला जाए कि तुम जब ऑडिट करोगे तुमने एक प्लानिंग करनी है। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमेशा हमें पहले ही मिल जाती है ऑडिट के, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते नहीं। तो हमें एक चीज़ बोली गई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमने देख लो, अब प्लानिंग करके एक फिगर बता दो कि उस फिगर के ऊपर अगर कुछ भी डेविएशन हुई, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज मटेरियल, कि अगर उस फिगर से ऊपर कुछ भी हुआ तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज मटेरियल, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या देखा कि ये जो 110 है, मैंने अभी कुछ नहीं देखना, मैं सिर्फ बोलूँगा 110 रेवेन्यू का है 0.5%, मतलब मटेरियल है। 1109697 टोटल एसेट्स का 1% आएगा, 96 उससे भी ज़्यादा है, तो मतलब ये फिगर यहाँ पे भी मटेरियल आ रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये 10% आ रहा है, मतलब 5% से ज़्यादा, तो ये भी मटेरियल है। मतलब अगर 110 की डेविएशन हो तो उसको मटेरियल मानेंगे। अब आती है बात 52 की। अब 52 रेवेन्यू का निकाला जाए, 21960 इंटू 0.5%, ये आता है 110, और ये 110 से कम है। व्हाट डज दिस मीन कि एज पर रेवेन्यू के मॉडल से ये मटेरियल नहीं है। टोटल एसेट का 1% आता है 96, इसका 1% आएगा 96, और ये है 52, तो उस प्रोस्पेक्ट से भी मटेरियल नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5% है, दैट मीन्स दिस इज मटेरियल, बट इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे मटेरियल के लिए, क्योंकि दो से ज़्यादा फुलफिल या दो फुलफिल नहीं होती कंडीशन इसमें, ये जो मैंने बनाई हुई है अपनी। थर्ड आती है 97। अब 97 देखा जाए तो रेवेन्यू 21960 का 0.5% होता है 110, इससे कम है, तो यहाँ फुलफिल नहीं कर रहा। 97 टोटल एसेट्स का 1% है, तो ये फुलफिल कर रहा है। और 97 प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अगर मैं निकालूंगा, इट इज़ अराउंड 9%, विच इज़ मोर देन 5%, तो यहाँ भी फुलफिल कर रहा है। तो मैं बोलूँगा 97 अबव, 97 से ऊपर जितना भी होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज मटेरियल। मैंने तीनों सिचुएशन में देख लिया, तीनों सिचुएशन में कि किस सिचुएशन में दो या दो से ज़्यादा कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। यहाँ एक हो रही है तो ये मटेरियल नहीं है। हमें कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं करनी, वी आर नॉट हेयर टू कैलकुलेट अ पर्टिकुलर फिगर जिसके ऊपर होगा वो मटेरियल होगा, हमें ऐसा कुछ कैलकुलेट नहीं करना। हमने सिर्फ ये देखा कि तीनों का हमने रेलिवेंट परसेंटेजेस निकाल दी, तो तीनों की परसेंटेज में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर कुछ भी हो तो हम उसको मटेरियल मानेंगे, तो वो फिगर है 97। इसमें एक कंडीशन फुलफिल हो रही थी, इसमें तीन हो रही हैं, तो ये तो पूरा मटेरियल है। ये बिल्कुल नहीं है, इसमें दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, दैट मीन्स इससे ऊपर जो भी होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज मटेरियल। तो ये पूरा इन्होंने ये समझाया हुआ है, यहाँ यही बोला हुआ है
taking all the factors into consideration, a suitable range for preliminary materiality is 97,000 to 1,05,000. ये तो रेंज हमें अपर रेंज तो देखनी नहीं होती है, अगर देखनी भी पड़े तो अपर रेंज को तुम कोई भी ले सकते हो, जैसे दिस इज द अपर रेंज. हमारा तो लॉजिक है इससे ऊपर सारा मटेरियल है ना, तो इससे ऊपर की सबसे लोएस्ट रेंज कौन सी होगी 105, तो 97 टू 105 रेंज है. इनके बीच में हो तो थोड़ा बहुत मटेरियल मानेंगे, इनसे ऊपर हुआ तो पूरा पूरा मटेरियल होगा और वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसमें हम रेंज देखेंगे कौन सी कंडीशन, कौन सी वैल्यू 2 कंडीशन या उससे ज़्यादा फुलफिल कर रही हैं, और अपर वाले में रेंज में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू आ रही होगी वो. तो एक ये तरीका है करने का. तो अगर एग्जाम में तुम्हारे को क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो तुम देखोगे कि तीनों में से ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन फुलफिल हो रही हैं. इसमें हो रही थी तो ये हमारी लोअर रेंज बन गई. अपर रेंजेस में सबसे लोएस्ट वैल्यू ये है, सो दिस इज़ द रेंज कि इसके आसपास होगा, इसके अंदर हुआ तो हम उसको एक रेड अलर्ट आना शुरू हो जाएगा. अगर 1.5 से भी ऊपर चला गया तो फिर घपला बहुत बड़ा है, तो हमें बहुत डिटेल में चेकिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, चलो गाइज आज की क्लास में इतना ही करते हैं. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज़ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी. ये थोड़ा सा अलग है. उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर्स आ जाएंगे एंड देन ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. फिर इस चैप्टर में मैं तुम्हें बताऊंगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो रिस्क होता है हमारा उसके लिए हम क्या रिस्पॉन्स देंगे. एक मैंने बताया था रिस्क जो होता है उसको ठीक कैसे कर सकते हैं और उस रिस्क की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सारा हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करेंगे. बट टिल देन अच्छे से अभी तक जो हमने इस चैप्टर को पढ़ा है वो पढ़ लो. ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम.